हेलो एवरीवन, आज है 28 ऑफ द जून 2024 और जैसा कि आपको पता है कि हम डेली न्यूज़ एनालिसिस करते हैं। जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर होते हैं, ठीक है, उनमें से वो न्यूज़ जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है, जहाँ से हमारे क्लैट के एग्जाम में या अदर जो एग्जाम होते हैं उनके अंदर क्वेश्चंस आ सकते हैं, या जितने भी वन डे एग्जामिनेशन होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हम उनका क्या करते हैं, पूरा का पूरा फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हैं। आज है 28 ऑफ द जून, ठीक है। अगर हमने एक सीक्वेंस स्टार्ट किया था कि जिस दिन जो डे होगा हम उसको पढ़ते हुए चलेंगे, तो बेसिकली आज कोई ऐसा इंटरनेशनल या नेशनल डे सेलिब्रेट नहीं होता है, तो हम इसको आज छोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे वैसे देखा जाए तो नेशनल इंश्योरेंस डे आज सेलिब्रेट किया जाता है, और आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो डिपार्टमेंट है IRDAI, उसने डिसाइड किया है कि 2047 है ना 2047 तक इंश्योरेंस फॉर ऑल, पूरे इंडिया का क्या होना चाहिए, सभी का इंश्योरेंस कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो नेशनल इंश्योरेंस डे है, तो बाकी इसको आप स्किप भी कर सकते हो। तो चलिए न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। सबसे पहली न्यूज़ जो आपने देखी होगी द हिंदू के अंदर, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर, ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर, सभी के अंदर इस न्यूज़ को आपने देखा होगा। आपने देखा कि एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है, किसके बीच में, तो एग्जामिनेशंस को लेकर, कि हमारे इंडिया में जो एग्जामिनेशन होते हैं ना, जो एग्ज़ाम होते हैं वो लीक बड़े होते हैं। जैसे किसी भी स्टेट में चले जाओ, ठीक है, आपने देखा होगा कि एग्ज़ाम लीक हो जाता है। मैं तो चाहता हूं कि जैसे एग्ज़ाम लीक होता है वैसे ही जो इलेक्शन होते हैं वो इलेक्शन भी कैंसिल कर दिए जाएं, और बाद में कह दें कि 1 साल बाद तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है, तो जो MP हैं, MLA हैं, जो PM बनने वाले हैं, नरेंद्र मोदी जी घर में बैठे इंतजार कर रहे हैं कि यार कब रिजल्ट आएगा, कब इलेक्शन का रिजल्ट आएगा। अच्छा, फिर सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया, अच्छा फिर अगले महीने की 5 तारीख मिल गई, और वो इंतजार करते रहे कब PM बने। जैसे बच्चे इंतजार करते हैं कब सिलेक्शन होगा, कब एग्ज़ाम क्लियर होगा, कब कैसे हमारा रिजल्ट आएगा। तो बेसिकली इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है कि आज से पहले ऐसा नहीं है कि आज था, ये तो नीट का एग्ज़ाम इतना बड़ा इशू बन गया इलेक्शन के टाइम पर अभी। अदरवाइज इतने एग्ज़ाम लीक होते हैं कि आप उसके बारे में सोच नहीं सकते। किसी स्टेट को आप उठा लीजिए, हरियाणा को उठा लीजिए, राजस्थान को उठा लीजिए, हर स्टेट में मैक्सिमम 90% एग्जाम लीक हो जाते हैं। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ था, जो नीट का एग्जाम लीक हुआ था, काफी दिन से चला आ रहा है न्यूज में, ठीक है, उसको लेकर आज भी कुछ नई बातें सामने आई है, जिसको हम पढ़ लेते हैं उसी सीक्वेंस में, ठीक है। काफी अच्छा मुद्दा है, एग्जाम में आने लायक बनता है। देखो हुआ क्या कि CBI ने 2 लोगों को पटना से अरेस्ट किया है नीट पेपर लीक के मामले में। अब सबसे पहले ये समझना है पेपर लीक्स के से रिलेट करता हुआ कौन सा एक्ट पास किया गया था अभी, तो अभी रिसेंटली याद रखना, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ द अनफेयर मींस एक्ट 2024 आया, जिसमें कहा गया कि अगर आप उसमें पाए गए लीक करते हुए पेपर, तो आपके ऊपर 5 साल 5 ईयर की इंप्रीजमेंट हो सकती है, प्लस 1 करोड़ रुपए तक का अप टू 1 करोड़ रुपीज क्या हो सकता है, आपको फाइन हो सकता है, ठीक है। ये तो जो न्यू लॉज बनाए गए, न्यू एक्ट बनाया गया, उसकी बात कर रहा है, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करता हूं कि अब इसकी इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है, तो CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और याद रखना, CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन वाज फॉर्म्ड इन 1963, 1 अप्रैल 1963। आपसे पूछ लेगा ऑन विच कमेटीज रिकमेंडेशन CBI वाज फॉर्म्ड, तो याद रखना संथानम कमेटी, ठीक है। कौन सी कमेटी है, संथानम कमेटी या संथानम कमीशन, उसकी रिकमेंडेशन के बाद CBI बनता है कब, 1 अप्रैल 1963। अगर हेडक्वार्टर पूछे तो आपको पता होना चाहिए कहां पे है, न्यू दिल्ली के अंदर। थोड़ा सा बेसिक फैक्चुअल डाटा इसका, ठीक है। आपसे पूछेगा कि किस एक्ट के अंडर बना था, तो याद रखना अंडर दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946, ठीक है। 1946 के दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंडर क्या किया गया था, इसको बनाया जाता है, ठीक है। अब समझना कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, पूछ ले, तो याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ द पर्सनल पेंशन एंड द पब्लिक ग्रीवेंस, जो मिनिस्ट्री होती है उसी के अंडर आता है। और इसको डायरेक्टली कौन देखता है, तो इसको ऑब्जर्व कौन करता है, तो याद रखना प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के वर्किंग के अंदर आती है। जैसे आपने सुना होगा DOS, है ना, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, 1972 में बना था। इसी के अंदर इसरो, इसी के अंदर इन स्पेस, इसी के अंदर सारे स्पेस के रिलेटेड काम आते हैं। लेकिन ये DOS को ऑब्जर्व कौन करता है, तो डायरेक्टली किसके अंडर आता है, PM। सेम ऐसे ये किसके अंडर आता है, तो CBI को कौन देखता है, तो याद रखना PM कह सकता हूं, या मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पेंशन, ठीक है। आपसे पूछेगा कि ये जो CBI है अब इसमें क्या चल रहा है, एग्जांपल। अच्छा, आपका आज का क्वेश्चन है घर का, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ द CBI। आई थिंक हमने पहले पढ़ा भी है, लेकिन फिर भी चलो देखते हैं कौन कौन कमेंट करता है, ठीक है। अब बात आती है कि इसने किया क्या। इसने अभी क्या किया, 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया।
अब अरेस्ट करने के बाद एक न्यूज और बनी यहां से जो तुम्हें पढ़नी है, ठीक है, जो दोनों आपस में लिंक है। एक तुम्हें पहले पेज पर मिली होगी एग्जाम उसमें न्यूज़पेपर में, एक कहीं आगे चल के 6-7 पेज के ऊपर लिखी है, और वो क्या है दोनों समझना। अभी क्या हुआ कि ये जो नीट का इशू है, इस नीट के इशू पर देखो इंडिया जो अलायंस है, इंडिया का मतलब इंडिया नहीं है, इंडिया अलायंस, ठीक है, जो कि तुम्हारा बेसिकली कौन सी पार्टी है, कांग्रेस प्लस जो 16 प्लस जो अदर पार्टीज हैं, ठीक है। इसके जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन है आज के दिन, तो याद रखना मल्लिकार्जुन खड़गे। और आपको पता होना चाहिए कांग्रेस कब बनी थी, 28 दिसंबर 1885। तब से लेकर इसके हमेशा क्या होते हैं, सेशन होते हैं दिसंबर में। लास्ट दिसंबर में किसको प्रेसिडेंट चुना गया था, तो मल्लिकार्जुन खड़गे। इस बार फिर इलेक्शन होंगे, ठीक है, कौन अपॉइंट होता है, रीअपॉइंट होता है, वो बाद की बातें हैं, ठीक है। आपसे पूछेगा कि ये जो इंडिया अलायंसेस ने किसकी डिमांड की, अब हम कांग्रेस को नहीं पढ़ने वाले पूरे, है ना। इंडिया अलायंस ने क्या मांगा, तो एडजोर्नमेंट। देखो क्या होता है बेसिकली, देखो दो चीजें होती है समझना। जब भी सेशन चल रहा होता है ना, तो सेशन के अंदर एक होता है मोशन, ठीक है, कि हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पे डिस्कशन करना है। तो बेसिकली दो चीजें होती हैं। इन्होंने कहा कि ये जो नीट का मुद्दा है ना, नीट का इशू इतना इंपॉर्टेंट है कि हमें सब काम छोड़कर पहले इसी के ऊपर डिस्कस करना चाहिए। अब ऐसे कौन कौन से मुद्दे होते हैं जिनको लेकर जो आपकी पार्लियामेंट है या जो आपकी लोकसभा राज्यसभा, एक बात ध्यान रखना, मैं हमेशा कहता हूं कि जो पार्लियामेंट होती है, ठीक है, उस पार्लियामेंट में बेसिकली दोनों चीजें आती हैं, आपकी लोकसभा प्लस आपकी राज्यसभा, और प्लस इसी में कौन आता है, प्रेसिडेंट, जो दोनों का हेड होता है, हेड ऑफ द नेशन भी कहते हैं। और याद रखना भारत में सभी काम प्रेसिडेंट के नाम से होते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ये कहां लिखा है, आर्टिकल 77 में बात लिखी हुई है, ठीक है। करता पीएम है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करते हैं, मिनिस्ट्री करती है, लेकिन उसका नाम किसके नाम पर करते हैं, तो प्रेसिडेंट के नाम पर। अब मैंने कहा कि जब तक ये तीनों नहीं है ना, तब तक आप उसे पार्लियामेंट नहीं कहोगे। जैसे प्रेसिडेंट का आर्टिकल कौन सा होता है, तो आपको पता होना चाहिए 52। लोकसभा का कितना होता है, तो आर्टिकल 81। राज्यसभा का कौन सा होता है, आर्टिकल 80। इसका कितना होता है, आर्टिकल 79। अब चाहे इस हाउस में हो चाहे इस हाउस में, या तो उस हाउस को क्या कर दिया जाएगा, थोड़े टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा, या उस हाउस को डिसॉल्व कर दिया जाएगा। तो ये जो पावर है, ये सस्पेंड करने की या जो उसको पोस्टपोन करने की, सॉरी, है ना, उसके काम को, उसकी वर्किंग को पोस्टपोन करने की या फिर उसको डिसॉल्व करने की पावर किसके पास होती है, तो समझना दो चीजें होती है बेसिकली। कौन कौन सी, सबसे पहले देखो आता है एडजॉर्नमेंट मोशन, एक आता है प्रोरोगेशन। इसको क्या कह देते हैं, इसी को कह देते हैं कि भाई जब किसी को कंप्लीट डिसॉल्व करना हो, ठीक है, और इसको कह देते हैं कि जब किसी को क्या करना हो, कार्रवाई को क्या करना हो, पोस्टपोन करना हो, ठीक है। तो बेसिकली दो चीजें समझना। जब आपने प्रेसिडेंट पढ़ा होगा तब मैंने आपको 3 आर्टिकल लिखवाए होंगे, आर्टिकल नंबर 85, आर्टिकल नंबर 86 और आर्टिकल नंबर 87। पहले ये समझ ले, फिर हम इनको समझेंगे। मैंने कहा 85 में क्या लिखा है कि जब नई सरकार बनेगी उसके बाद या जब भी आपका सेशन स्टार्ट होंगे, तो सेशन को बुलाएगा कौन, तो सेशन को बुलाने वाला कौन होगा, प्रेसिडेंट, ठीक है। हु विल कॉल द सेशन, प्रेसिडेंट, ठीक है। पहले सेशन को कौन एड्रेस करेगा, फर्स्ट जो सेशन होगा पार्लियामेंट का, उसको एड्रेस कौन करेगा, तो उसको एड्रेस भी कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, जैसा कि कल किया द्रौपदी मुर्मू जी ने, ठीक है। अब एक बात आती है इसमें कि ये जो सेशन होते हैं, इन सेशन को अगर पूछे कि सस्पेंड कौन कर सकता है, सस्पेंड का मतलब, सॉरी बार बार वही वर्ड आ रहा है, पोस्टपोन कौन कर सकता है, इसको पोस्टपोन समझना, आगे कौन बढ़ा सकता है, तो वो कौन कर सकता है, तो स्पीकर, ठीक है। लोकसभा की बात है तो स्पीकर, और राज्यसभा की बात है तो चेयरमैन, जो कि वाइस प्रेसिडेंट जो उसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। आप जानते हो ये बात। अब मैंने कहा कि ये सारे काम किस में लिखे हैं, 85 में। 86 में क्या लिखा है, इसमें साफ साफ लिखा है कि जो प्रेसिडेंट जो एड्रेस करता है, जो प्रेसिडेंट जो स्पीच देता है अपनी सेशन को एड्रेस करते टाइम, वो जो स्पीच होती है उसकी, उस स्पीच को बनाने वाला कौन होगा, तो मिनिस्ट्री या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं वो उसको बनाते हैं, ठीक है। कौन बनाएगा, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो जो लिखेंगे वही वो बंदा बोलेगा, अपनी मर्जी से नहीं बोल सकता। और आपको पता है कि जो प्रेसिडेंट का काम होता है वही गवर्नर का होता है स्टेट में, क्योंकि प्रेसिडेंट जा नहीं सकता, तो अपनी फोटोकॉपी समझ लो बैठा रखी है उसने, ठीक है, उसी को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन याद रखना गवर्नर के पास भी तीनों सेम टू सेम पावर है, उसके आर्टिकल्स अलग है बस, क्योंकि सेम टू सेम होते हैं।
अगर गवर्नर चाहे तो वो भी कुछ नहीं बोल सकता। आपको पता होगा पिछले साल एक सीन हुआ था आपके आई थिंक कर्नाटका के उसके अंदर, ठीक है, कर्नाटक या तमिलनाडु के उसमें असेंबली में हुआ था कि जो गवर्नर था उसने वो बोल दिया जो मिनिस्टर्स ने लिखा ही नहीं था। उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर वो कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट में बात चली गई थी। उसके बाद कहा गया कि भाई गवर्नर जो है ना उसकी ये ड्यूटी है कि वो वही स्पीच दे, वही एड्रेस करे जो उसको लिख कर दिया जाता है। तो सेम प्रेसिडेंट भी वही बोलता है जो प्रेसिडेंट को मिनिस्ट्री लिख कर देती है। कौन से आर्टिकल में है? 86 में। फिर मैंने कहा 87 में क्या है, तो 87 में बेसिकली दो चीजें लिखी हुई है कि जब भी कभी बजट सेशन आएगा, या सबसे इंपॉर्टेंट यही रखना, जब भी कभी बजट सेशन आएगा तो उस बजट सेशन को हमेशा कौन प्रेजेंट करेगा? प्रेसिडेंट उसको एड्रेस करेगा। सॉरी, प्रेजेंट नहीं, जब भी बजट सेशन स्टार्ट होगा तो उसको एड्रेस कौन करेगा? स्टार्ट कौन करेगा? प्रेसिडेंट। और ये कंपलसरी है, ठीक है। प्रेसिडेंट विल एड्रेस द बजट सेशन कंपल्सरली। ये बात कहां लिखी है? 87 में। सेम तुम्हारे गवर्नर के होते हैं 173, 174, 175, लेकिन हम अभी उनको नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब मैंने कहा कि इसको पोस्टपोन या करने की पावर किसके पास है? स्पीकर। लेकिन अगर उसको डिजोल्व करना हो तो कौन कर सकता है? तो इनको डिजोल्व करने की पावर सिर्फ और सिर्फ किसके पास होती है? तो वो आपका प्रेसिडेंट होता है। क्योंकि मैंने अभी लिखवाया था कि पार्लियामेंट का हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट। चाहे नाम मात्र का है लेकिन वही उसको डिजोल्व कर सकता है। या तो प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर दे, या प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया जाए, प्राइम मिनिस्टर या उसका लोकसभा का टेन्योर पूरा हो जाए, कुछ भी हो जाए, किसी भी केस में उसको डिजोल्व करने की पावर सिर्फ प्रेसिडेंट के पास रहती है। अब आ जाते हैं न्यूज पे। खड़गे जी ने, या कह सकता हूं कि जो इंडिया अलायंस है, उन्होंने मोदी जी से क्या कहा, यानी कि जो गवर्नमेंट है उससे क्या चाहा कि सबसे पहले किसको इंपॉर्टेंट दी जाए? नीट के इश्यू को। तो नीट के इश्यू को जब इंपॉर्टेंट दोगे तो जो वर्किंग चल रही है पार्लियामेंट की रोकना तो पड़ेगा ना। अब एक बात बताओ, उसको पोस्टपोन कौन कर सकता है? स्पीकर। बात समझ में आ रही है ना? उसको डिसोल्व कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट। तो अभी क्या करना पड़ेगा? दिल्ली की कार्रवाई को रोकना पड़ेगा कि डिसोल्व करना पड़ेगा? रोकना पड़ेगा। तो कौन पास करेगा उस मोशन को? स्पीकर या फिर प्रेसिडेंट? तो आंसर हो जाएगा स्पीकर। समझ गए ना ये क्या न्यूज चल रही है, ठीक है। अब समझना होता क्या है, दोनों में बेसिक सा समझना। मैंने कहा कि एक होता है एडजोर्नमेंट मोशन, या कह सकता हूं कि उसको पोस्टपोन करना। देखो, इट ओनली टर्मिनेट्स ए सिटिंग नॉट ए सेशन ऑफ हाउस। वही बात जो मैंने अभी समझाई, ठीक है। इट इज डन बाय द प्रेसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। लोकसभा होगा तो स्पीकर होगा, राज्यसभा होगा तो चेयरमैन होगा, जो कि वाइस प्रेसिडेंट होता है। इट डज नॉट अफेक्ट एनी बिल्स और पेंडिंग इश्यूज एंड कैन बी रिज्यूम्ड आफ्टर द न्यू मीटिंग। और इससे कोई भी पेंडिंग जो बिल है उन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे दोबारा से काम कार्रवाई शुरू होगी वो वहीं से कंटिन्यू हो जाते हैं, ठीक है। एक होता है कौन सा? प्रोरोगेशन, यानी कि डिसोल्व कर देना ही। इट कैन टर्मिनेट सीटिंग एंड ऑल्सो द सेशन ऑफ द हाउस। ये हाउस को भी, सेशन को भी टर्मिनेट कर सकता है। इट इज डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन कर सकता है? सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इट ऑल्सो डज नॉट अफेक्ट एनी बिल्स और एनी अदर पेंडिंग बिजनेस। इससे भी कोई भी अदर पेंडिंग बिजनेस वगैरह रिजोल्व नहीं होंगे। नई पार्लियामेंट में या नई लोकसभा में आप दोबारा से उसको कंटिन्यू कर सकते हो। अगर नई सरकार चाहे कि मैं इस बिल को नहीं पास करवाना चाहती तो वो दोबारा नया बिल ला सकती है। अगर चाहती है वही बिल अच्छा था तो उसको प्रेसिडेंट को भेज के पास करवाना, या वीटो पावर, वो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। तो अभी क्या चल रहा है न्यूज में, तो बेसिक सा इतना चल रहा है। अच्छा, कौन कौन से टाइप के मोशन होते हैं तो याद रखना, कॉलिंग अटेंशन मैटर, टू कॉल अटेंशन ऑफ ए मिनिस्टर। अगर मान लो कोई बहुत अर्जेंट मैटर है तो उसके ऊपर किसी इन मिनिस्टर्स का जो अटेंशन है उसको खींचने के लिए कौन सा मोशन आता है? कॉलिंग। फिर आता है एडजोर्नमेंट, जो अभी मैंने बताया कि उसको अर्जेंट इशू है और उसको क्या करना है, हमें उसके ऊपर मैटर को देखना है, ठीक है, पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर है। लेकिन याद रखना इसके अंदर कितने मेंबर्स की, हाउस में कितने मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए? 50, ठीक है। दूसरा आता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। आप जानते हो अगर किसी लोकसभा का या लोकसभा का कोई मेंबर है जिसको तुम हटाना चाहते हो, है ना, तो उसके ऊपर क्या लाया जाता है? नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। और उसके अंदर भी कितने लोगों का सपोर्ट चाहिए? 50 मेंबर्स का। याद रखना ये सारी चीजें। कॉन्फिडेंस मोशन, इसके अंदर कॉन्फिडेंस के अंदर क्या होता है? पॉलिटिकल पार्टी को अपनी गवर्नमेंट के अंदर क्या दिखाना होता है? कॉन्फिडेंस, ठीक है। उसके बाद कौन सा है? मोशन ऑफ थैंक्स। ये कब होता है? जब नई पार्लियामेंट या सॉरी नई लोकसभा बनती है
तो जब नई लोकसभा बनती है तो जो प्रेसिडेंट होता है ना वो एड्रेस करता है, और प्रेसिडेंट थैंक यू करता है किसका, लोकसभा बनी है, जो नई सरकार बनी है उसका, तो उसको कह देते हैं मोशन ऑफ थैंक्स। फिर आता है नो डे यट नेम्ड मोशन, एक ऐसा मोशन जिसका कोई दिन डिसाइड नहीं होता, जिस दिन स्पीकर का मन करता है स्पीकर उस दिन वो क्या कर सकता है, मोशन ला सकता है, वो कौन सा होता है, नो डे यट नेम्ड मोशन। तो ये थोड़ी सी बातें याद रखना, किसकी कार्रवाई से, स्पीकर। और आपको पता है कि अभी स्पीकर जो है उसका बना दिया गया है, ओम बिरला दोबारा से री इलेक्ट हो गए हैं। मैंने आपको बताया था फर्स्ट स्पीकर कौन था, तो पहला कौन था, जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंडियन लोकसभा। और पहले प्रो टर्म स्पीकर या प्रोटेम स्पीकर भी कौन थे, जीवी मावलंकर ही थे। ठीक है, ये चीजें हम पहले वाले आर्टिकल्स में डिस्कस कर चुके हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। आई थिंक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट कौन सा है, इन जम्मू बीजेपी लीडर सीक्स टर्मिनेशन ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी। देखो इंडस वाटर ट्रीटी क्या है पहले ये समझना, फिर आप न्यूज को ऊपर चलना। बेसिकली क्या हुआ था, देखो अगर आप देखोगे तो इंडिया के ऊपर से एक नदी फ्लो करती है जिसका नाम है इंडस। ठीक है, और जो आपके ट्रांस हिमालय के जास्कर और आपके लद्दाख वाले जो माउंटेन रेंजेस है उनके बीच से फ्लो करती है। ठीक है, लेह उसके ऊपर बना हुआ है। और कहां से निकलती है, तो मानसरोवर लेक से निकलती है, तिब्बत। ठीक है, मानसरोवर से लेक से मानसरोवर में लेक है तिब्बत में, वहां से निकलती है। ठीक है, उस ग्लेशियर का नाम है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। ठीक है, जहां से निकलती है, जैसे गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना निकलती है, ऐसे चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से ये निकलती है। ठीक है, अब मैंने कहा यहाँ पे आ जाते हैं, हुआ क्या, इस इंडस के अंदर एक रिवर आकर मिलती है जिसका नाम है झेलम। ठीक है, उस झेलम के बाद एक आकर मिलती है इसमें जिसका नाम है चेनाब। ठीक है, और ये आपने पढ़ा था चेनाब रिवर के ऊपर दुनिया का सबसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज भी बना है, 359 मीटर का, आईफल टावर से भी ऊंचा है, वो सब चीज भी इसी पे बनी हुई है। ठीक है, तो लिंक कर सकते हो आप। उसके बाद कौन सा है, झेलम, चेनाब, उसके बाद है रावी, और रावी के बाद कौन सी आती है, तो ब्यास। ठीक है, और ब्यास के बाद कौन सी आती है, सतलुज। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये जो आपकी ब्यास है ना, ये ब्यास इसी में मिल जाती है सतलुज में, और जहां सतलुज में मिलती है वहां पर क्या बना हुआ है, हरीके बैराज। क्या बना हुआ है, हरीके बैराज। और हरीके बैराज से एक नदी निकलती है, एक नहर निकलती है जिसका नाम क्या है, इंदिरा गांधी कैनाल। ठीक है, और इस इंदिरा गांधी कैनाल को क्या कहते हो, आपके राजस्थान की लाइफलाइन, क्योंकि राजस्थान का वो रीजन जहां बारिश नहीं हो पाती है वहां पे इसी नहर से क्या दिया जाता है, पानी दिया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों जहां मिलती हैं तो वहां पे क्या है, हरीके बैराज एक डैम है बेसिकली, वहां से इंदिरा गांधी कैनाल निकलती है जो राजस्थान के अंदर लाइफलाइन कहलाती है। अब मैंने कहा कि ब्यास तो इसी में मर्ज होकर आगे चली जाती है, बाकी सारी किस में मर्ज होती हैं, तो आपकी इंडस में। और जब ये इंडस में मर्ज होती हैं तो पाकिस्तान होते हुए जाती हैं। अब सबसे बड़ा मुद्दा ये आता है कि इस नदियों का पानी कौन यूज करे, जैसे ये सारी चली गई पाकिस्तान, और पाकिस्तान से चली गई अरेबियन सी। अब कौन यूज करेगा, तो बड़ा दिक्कत रहती थी, भारत सारा पानी इधर मोड़ दे तो दिक्कत हो जाएगी, कल को चाइना ब्रह्मपुत्रा का इनका पानी मोड़ दे तो दिक्कत हो जाएगी हमें। तो पानी जो है ये तो नेचुरल रिसोर्सेज है, आप किसी आगे एक के तो नहीं हो सकते, अगर वो नेचुरली फ्लो कर रहा है तो ठीक है, और अगर जबरदस्ती मोड़ोगे पानी के फ्लो को तो वैसे बाढ़ आ जानी है। तो हुआ क्या, दोनों देशों के बीच में लड़ाई चल रही थी कि पानी कौन यूज करे, क्योंकि हम अलग हुए थे 1947 में। तो हमने क्या किया, एक ट्रीटी की, क्या नाम था उसका, इंडस वाटर ट्रीटी। और इस इंडस वाटर ट्रीटी में क्या किया, जो ऊपर की तीन नदियां हैं, इंडस, झेलम एंड चेनाब, इन तीनों नदियों का जो पानी है उस पानी को 80% जो पानी था वो पाकिस्तान के पास चला गया ओनरशिप, और 20% पानी उसका यूज कौन करेगा, इंडिया। और जो नीचे की तीन रिवर है, रावी, व्यास और सतलुज, ठीक है, रावी, व्यास और सतलुज, इसका जो 80% पानी होगा वो यूज करेगा इंडिया, और इसका जो 20% पानी है वो यूज करेगा पाकिस्तान। और ये सारी की सारी डील कब हो गई, 19 सितंबर 1960। और ये जो ट्रीटी हुई इसे हमने क्या कहा, इंडस वाटर ट्रीटी। समझ गए। अच्छा, किस किस के बीच हुई थी, तो इंडिया पाकिस्तान, इंडिया का पीएम और वहां का पीएम पता होना चाहिए, सभी पीएम तो रटने नहीं है। तो उस समय भारत के पीएम थे पंडित नेहरू और वहां के पीएम थे आयूब खान। आपसे पूछेगा इस ट्रीटी को के बीच में मीडिएटर कौन था, है ना, बिचौलिया कौन था, तो याद रखना वर्ल्ड बैंक। कौन था, वर्ल्ड बैंक ने इसको बीच में मीडिएट किया था। ठीक है, उसके बाद अच्छा इसी में याद रखना, कई बार एग्जाम में एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन पूछ लेता है कि कहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर।
ऑफ द इंडस रिवर सिस्टम। तो इंडस रिवर सिस्टम में ये 6 नदियां हैं, इनमें से 3 नदियों को कहते हैं वेस्टर्न, 3 को कहते हैं ईस्टर्न। तो प्लीज इसको याद रखना, ऊपर की 3 वेस्टर्न कहलाती है, नीचे की 3 ईस्टर्न कहलाती है। इस बात को थोड़ा सा याद रखना। मैं पूरी नदियां नहीं पढ़ाने वाला क्योंकि वो बहुत ही बड़ा लेंथी चैप्टर होता है, वो सारा हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर होता है, ठीक है। बस याद रखना भारत में कितने रिवर सिस्टम है। तो रिवर सिस्टम वो होता है जब एक नदी फ्लो करती है तो रिवर, बहुत सारी नदियां एक रिवर में मिले या निकले तो रिवर सिस्टम। जैसे गंगा रिवर सिस्टम, उसमें 18 रिवर है। इंडस रिवर सिस्टम, उसमें इंडस के साथ 5 रिवर हैं, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ते हो ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम जिसमें 5 रिवर्स हैं उसके अलावा। उसके बाद आप पढ़ते हो कौन सा, बे ऑफ बंगाल में जो रिवर्स गिरती हैं और दूसरा अरेबियन सी में गिरती हैं। तो बेसिकली 5 ही हमारे पास क्या है इंडिया में रिवर सिस्टम हम पढ़ने को मिलते हैं हमें, ठीक है। और अभी न्यूज में क्या था, इस ट्रीटी को कौन चाहता है कि खत्म कर दिया जाए, तो बीजेपी के वहां के जो मेंबर हैं। क्यों चाहते हैं पानी भारत यूज करे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कल को दूसरा देश हमारे साथ करे तो भी अच्छा नहीं है, ठीक है। अच्छा, वहां पे एक इशू ये चल रहा है किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। बेसिकली किशन गंगा वहां पे एक नदी है, उसी नदी को पाकिस्तान में कहते हैं नीलम रिवर। क्या कहते हैं, नीलम रिवर। उस रिवर पर हम क्या कर रहे हैं, किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। कि उस पानी को डैम से रोक के और उसको नीचे गिराएंगे, टरबाइन घूमेगा, बिजली बना लेंगे, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कह देते हैं, ठीक है। कितनी पावर का, 330 मेगावाट का, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर अभी पाकिस्तान को ऑब्जेक्शन है क्योंकि उस रिवर का पानी वहां पे रुक रहा है, ठीक है। तो पाकिस्तान में नहीं पहुंच पा रहा है। तो उसने देखो, जब भी कभी 2 देशों की लड़ाई होती है ना, तो मैटर जाता है ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और जब भी कभी 2 देशों या किसी के ऊपर क्रिमिनल केस होता है तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्राइम, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। अब मैंने कहा कि ये ICJ नहीं तो ये पूरा काम किया होता है जब भी 2 देशों के बीच में ये इशू होते हैं। तो इसी ICJ की जो आर्बिट्रेशन होती है, पता है ना, आर्बिट्रेशन लीगल के बच्चे हो जानते होंगे कि कोर्ट में जाने से पहले कोर्ट के बाहर ही अगर मैटर सोल्व हो जाए, वकीलों से मिलकर ही, जज के पास ही ना जाना पड़े, तो आर्बिट्रेशन कह देते हैं। तो उस आर्बिट्रेशन में 2013 में कहा था हेग के एक परमानेंट कोर्ट ने कि इंडिया कुड डाइवर्ट ऑल वाटर विद सर्टेन कंडीशंस। तो हो सकता है कि हम उसको डाइवर्ट कर लें, हो सकता है कि ना करें। बस याद रखना, किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट किसके बीच में डिस्प्यूट का रीजन बना हुआ है, डिस्प्यूट का कारण बना हुआ है, तो कौन सा है, इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है। और ये भाई साहब क्यों चाहते हैं इसको खत्म कर दिया जाए, तो जस्ट इसलिए कि पानी भारत यूज कर ले, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट। 10 फिशरमैन अरेस्टेड इन श्रीलंका टू बी बुक्ड फॉर नेवी सेलर्स डेथ। देखो एक्चुअल में क्या हुआ, अभी क्या हुआ कि 10 मछुआरों को श्रीलंका ने अरेस्ट कर लिया। अब आप देखोगे कि यार श्रीलंका तीसरे दिन अरेस्ट करता रहता है, क्या चाहता क्या है वो हमसे। तो बेसिक सा समझना, ये हमारा इंडिया है और इस इंडिया के मैंने यहाँ पर कह दिया, मान लो ये श्रीलंका बना है, ठीक है। या मान लो मैंने कह दिया कि ये आपका क्या बना हुआ है, इंडिया, और ये क्या बना हुआ है, श्रीलंका, ठीक है। अब मैंने कहा कि यहाँ पर आपको पता है 5 स्टेट है, ठीक है। पहला कौन सा, गुजरात, महाराष्ट्र, उसके बाद छोटा सा बीच में गोवा, उसके बाद कर्नाटक और उसके बाद केरल। और यहाँ पे कौन सा है, तो वेस्ट बंगाल, उसके बाद है आपका उड़ीसा, उसके बाद है आपका आंध्र प्रदेश और उसके बाद लास्ट आता है कौन सा, तमिलनाडु। तो देखो इन दोनों के बीच में एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम है कच्छतीव। ये पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ। इस कच्छतीव के ऊपर हमेशा डिस्प्यूट रहता है। इधर क्या है, तो इधर बनी हुई है कौन सी, पाक स्ट्रेट, ठीक है, पाक स्ट्रेट। अब पाक स्ट्रेट के अंदर ये कच्छतीव आइलैंड है और इसके ऊपर दिक्कत क्या है कि 1976 में हमारा और श्रीलंका का एक मैरीटाइम एग्रीमेंट हुआ था उस समय पर, जिसमें हमने कच्छतीव आइलैंड को दे दिया श्रीलंका को। अब एक ऐसी जगह है कि हमारे तमिलनाडु के बेचारे मछुआरे, फिशरमैन, जब यहाँ मछलियां पकड़ने जाते हैं तो थक जाते हैं, और जब थक जाते हैं तो वहां रुक के आराम कर लेते हैं। पहले ये हमारा ही था। 1976 में क्या हुआ, इंदिरा गांधी ने क्या किया, इसको एज ए ट्रीटी, एज ए एग्रीमेंट श्रीलंका को दे दिया। बस 3 कंडीशन रख दी कि मछुआरे रेस्ट कर सकते हैं, अगर उनके नेट गीले हो जाएं तो सुखा सकते हैं, रात अगर हो गई तो रुक सकते हैं, फिर लौट आएंगे वापस, रहेगा तुम्हारा ये। लेकिन अभी क्या होता है, बेचारे मछुआरे वहां जाते हैं, श्रीलंका वाले पकड़ के जेल में डाल देते हैं। तो जेल में डाल देते हैं तो हमेशा डिस्प्यूट बना रहता है। तो अभी भी वही न्यूज़ है, 10 फिशरमैन को अरेस्ट कर लिया गया। सबसे ज़्यादा दिक्कत किसको है, तमिलनाडु को। इसलिए तमिलनाडु ने कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले कहा था कि इस कच्छतीव का कुछ सोल्यूशन करो, इसको भारत में मिला लो। लेकिन क्या मैं कह सकता हूँ कि मिला सकते हो, नहीं मिला सकते।
क्योंकि कोई अपनी मर्जी से भारत में आ सकता है, अपनी मर्जी से जा नहीं सकता। आर्टिकल 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जैसे सिक्किम को हमने 1975 में इंडिया में मर्ज किया था, लेकिन याद रखना अगर हम जबरदस्ती लेंगे तो अटैक, युद्ध हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, हो सकता है श्रीलंका हमें दे दे, वो बाद की बातें हैं, ठीक है। तो हम एक बार पहले भी इस चीज को पढ़ चुके हैं, ठीक है। आई थिंक हैंडआउट में भी ये न्यूज़ कवर की गई थी। अच्छा, जो मछुआरे हैं क्यों चले जाते हैं बेचारे? क्योंकि मछली पकड़ने के लिए। अगर तुम देखोगे दुनिया में 90% जो खाना खाया जाता है वो क्या है? फिश प्रोडक्शन, या सॉरी मैं कह सकता हूँ सी फूड जो होता है। और जो सी फूड होता है उसमें पहले नंबर पे कौन आता है? तो आपको पता है चाइना, ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन आता है? तो इंडिया। कभी कभी वियतनाम भी आ जाता है, हम तीसरे पे चले जाते हैं, तो दूसरे पे मान लेते हैं हम आना चाहते हैं पहले पे। पहले पे आने के लिए क्या किया हमने? एक स्कीम लॉन्च की, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। और ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसमें क्या था? देखो, मत्स्य क्या होती है? मछली, संपदा क्या होती है? प्रॉपर्टी। और मुझे मछली से प्रॉपर्टी बनानी है, कैसे? उसको बेच के, ठीक है। तो ये स्कीम आई थी उस समय 2020 में आई थी, लगभग 20,000 करोड़ की स्कीम थी, ठीक है। वो इससे रिलेट करती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी और भी बहुत सारी स्कीम है जो हम पढ़ते रहते हैं जब भी न्यूज़ में रहता है, समझ गए ना। और इंडिया श्रीलंका के रिलेशन आप जानते हो, श्रीलंका जो है उसके साथ हमारे बहुत सारे ऑपरेशन हुए थे, जैसे ऑपरेशन पवन, जिसमें हमने जो आपके वहाँ के लिट्टे ग्रुप के लोगों को उनको हटाया गया था वहाँ से। ऑपरेशन कैक्टस मालदीव्स में हुआ था उसके साथ। तो बहुत सारे रिलेशन हम पढ़ते रहते हैं, ठीक है। हम मूव ऑन कर जाते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिखा हुआ है, ये आपका तमिलनाडु है, यहाँ पे आपका कच्छतीव आइलैंड है, ठीक है। ये रामेश्वरम है, ये पाक स्ट्रेट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है? एक्स होपेक्स। तो देखो बेसिकली एक एक्सरसाइज है किस किस के बीच में? इंडिया और इजिप्ट के बीच में। तो आप सिंपल वन लाइनर में पढ़ सकते हो, ठीक है। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन एयरफोर्स एंड द इजिप्टियन एयरफोर्स। इसका एम क्या है? टू प्रमोट बायलैटरल एंड द रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। इसमें कौन कौन से जेट गए? तो रफाल, और उसके बाद C-17, और उसके बाद ग्लोब मास्टर एंड IL-78। आपसे पूछेगा इजिप्ट में कहाँ हो रही है? तो इजिप्ट में हो रही है। क्या नाम है उसका? एक्स होपेक्स। पूछेगा रिसेंटली एक्स होपेक्स वाज सीन इन द न्यूज। कौन से देश के बीच में है? इंडिया एंड इजिप्ट। इजिप्ट वही है जहां पर सुएज कैनाल, और हम पढ़ रहे थे इतने दिन से, बार बार न्यूज में बना रहता है, ठीक है। अब मैंने कहा उसके बारे में कुछ बेसिक पॉइंट। तो देखो, जो इजिप्ट और इंडिया है ना, दोनों के दोनों किसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं? नॉन अलाइंड मूवमेंट। कब बना था ये? 1961 में, ठीक है। नेहरू जी ने बनाया था, उसमें उसके फाउंडिंग मेंबर थे। इंडिया इजिप्ट बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट कब स्टार्ट हुआ था? 1978, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। मौलाना आजाद सेंटर फॉर द इंडियन कल्चर MACIC किस कंट्री में बना है? पूछ लेगा तो कहाँ बना है? कायरो। कायरो क्या है उसकी कैपिटल? कब बना था? 1992। तो फैक्चुअल ध्यान रखना, अगर पूछे तो मौलाना आजाद सेंटर फॉर इंडियन कल्चर कहाँ बना है? तो कायरो इजिप्ट में बना है 1992 में, ठीक है। अच्छा, एक एक्सरसाइज है साइक्लोन, एक्सरसाइज साइक्लोन फर्स्ट, जो 2019 से पेंडिंग चल रही है, आज तक हुई नहीं है। जैसलमेर में होनी थी। किस किस के बीच में थी वो? इंडिया और इजराइल के बीच में, लेकिन अभी तक हुई नहीं है, होनी थी, ठीक है। ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट कौन सा है? इंडिया एंड द US इन टॉक्स फॉर द स्ट्राइकर इन्फेंट्री व्हीकल्स। देखो, स्ट्राइकर इन्फेंट्री व्हीकल्स क्या होते हैं? ये बेसिकली आर्मी के टैंक जैसे होते हैं, ठीक है। इसमें 8 टायर लगे होते हैं, ठीक है। कॉम्बैट आर्मड इन्फेंट्री होती है। हम क्या कर रहे हैं? USA से खरीद रहे हैं। तो देखो, मैंने कुछ दिन पहले आपको एक न्यूज पढ़ाई थी कि हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था। क्या नाम था उसका? ICET, इनिशिएटिव ऑन द क्रिटिकल एंड द अमर्जिंग टेक्नोलॉजी। 2022 में स्टार्ट हुआ था इंडिया और USA के बीच में। हम क्या कर रहे थे? अपने अपने देशों की जो टेक्नोलॉजी है उसको शेयर करके अपने देशों में जो डिफेंस के वेपन्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना, ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ करके वेपन्स को बनाना, वो सब कर रहे थे, ठीक है। अब इसी के अंडर क्या किया हमने? एक स्ट्राइकर इन्फेंट्री व्हीकल खरीदा है उनसे, ठीक है। और कौन सा लिया है? तो हमने जैवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लिया है, ठीक है। जैवलिन एंटी टैंक गाइडिंग मिसाइल आपने पढ़ा होगा, आपने DRDO पढ़ा होगा, क्योंकि इंडिया में जो डिफेंस के वेपन है वो कौन बनाता है? DRDO, ठीक है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 1958 में बना था। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। और इसने इसी के अंडर, इसी में जो हमारे वो थे APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने एक प्रोग्राम चलाया था IGMDP। आई थिंक आप सभी लोगों ने इस DRDO की क्लासें पढ़ी होंगी, इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। और ये जो प्रोग्राम चला था 1983, इस प्रोग्राम के अंडर एक प्रोग्राम और चला जिसका नाम था पटना। P से क्या बना? पृथ्वी, A से अग्नि, T से त्रिशूल, N से नाग, A से आकाश। तो मैं इन चारों को नहीं डिस्कस कर रहा हूं, हमें बस किसको याद रखना है? नाग। नाग क्या है हमारी? तो नाग बेसिकली एंटी टैंक मिसाइल थी। कैसी मिसाइल थी?
एंटी टैंक मिसाइल। देखो एंटी टैंक मिसाइल क्या है, देखो जब भी लड़ाई होती है समझना, मैं किसी पे अटैक कर दूं, कोई मुझ पे अटैक कर दे, मैं किसी पे अटैक करूं, वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर ले, कोई मुझ पे करे, मैं उसको रोक लूं, तो वो क्या हो गया, लड़ाई हो गई। लेकिन लड़ाई में एक चीज और चाहिए, अगर कोई टैंक है जो मूविंग टैंक है, जो तुम्हें पता नहीं किधर चला जाएगा, वो तुम पे अटैक कर रहा, तो कैसे बचोगे? तो एपीजे अब्दुल कलाम जी ने एक मिसाइल बनाई जिसका नाम रखा नाग। वो नाग की तरह काम करती है। जैसे आपने नाग नागिन की कहानी सुनी होगी कि जब भी नाग नागिन की कहानी सुनते हो तो सुना होगा कि जब भी उस जोड़े में से आप किसी एक को मार देते हो तो जो बचा हुआ होता है वो तुम्हारी फोटो अपनी आंखों में छपा लेता है, और उसके बाद वो जब तक आपको मार नहीं देता वो दम नहीं लेता। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। वो जो सांप होता है, जो नागिन होती है, जो भी नाग नागिन, वो उस आदमी के बॉडी से निकलने वाले हीट को सेंस कर लेते हैं। और अगर मान लो तुम उसको मारकर भाग गए और भागते जा रहे हो, वो तुम्हारी बॉडी से निकलने वाले हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, उसको देख रहा है, सेंस कर रहा है, पीछे पीछे लगा है, और तुम कहीं आगे निकल गए, सेम हीट वाला कोई दूसरा पर्सन आ गया जो कहीं से आ रहा था भाग के, वो उसको डस लेगा, उसका बदला पूरा। सेम उसी कॉन्सेप्ट पे काम करती है नाग मिसाइल। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने इसको नाम दिया था नाग। ये एक एंटी टैंक मिसाइल है, यानी कि टैंक को मारने के लिए तुमने टारगेट सेट किया, छोड़ दिया, इसका नाम है फायर एंड फॉरगेट, चलाओ और भूल जाओ। अब ये टैंक अगर किसी बिल्डिंग के पीछे चला गया तो मिसाइल भी पीछे चली जाएगी, बिल्डिंग के नीचे चला गया तो मिसाइल भी नीचे चली जाएगी, लेकिन उसकी कुछ रेंज होती है 8-10 किलोमीटर, उससे ज्यादा वो नहीं जा पाता। तो वो एक होती है एंटी टैंक मिसाइल, फायर एंड फॉरगेट। तो जो हम ले रहे हैं ना अभी किससे, यूएसए से, वो क्या है, तो उसका नाम क्या है, जेवलिन। ये भी क्या है, तो आपसे पूछ लेगा, रिसेंटली जेवलिन मिसाइल वाज टेकन फ्रॉम द यूएसए, व्हाट इज दिस? Is it from the category of पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग? तो कौन सी कैटेगरी? नाग कैटेगरी। क्यों? क्योंकि वो क्या है, एंटी टैंक और फायर एंड फॉरगेट। समझ गए ना? तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, मैं जस्ट वो समझाने की कोशिश कर रहा था, बाकी न्यूज तो पढ़नी है, ठीक है। अच्छा, हमने कुछ दिन पहले क्या लिए थे, उससे MQ-9 भी ये पढ़ चुके हैं पहले, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जिनको ड्रोन्स कह देते हैं। तो हमने MQ-9B जो ड्रोन्स है वो किससे लिए थे, यूएसए से। हमने G414 ड्रोन्स किससे लिए थे, यूएसए से लिए थे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट याद रखना, किस इनिशिएटिव के अंडर लिए थे, तो क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो 2022 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। जेवलिन इज सिंगल मैन पोर्टेबल मीडियम रेंज मिसाइल सिस्टम। और ये और भी अच्छा है, जेवलिन देखो पहले क्या था, एंटी टैंक मिसाइल थी। जो हमारे पास नाग मिसाइल है उसको हमें किसी भी कह सकता हूं कि व्हीकल से छोड़ना पड़ता था। ये क्या है, मैन पोर्टेबल है, आदमी अपने सर पे अपने कंधे पे रखकर चल सकता है। फौजी सामने दिखा, उसके ऊपर फायर एंड फॉरगेट करके छोड़ दिया, वो टैंक जहां जहां घूमता रहेगा, पीछे पीछे मिसाइल चलती रहेगी। तो ये इजी टू यूज हो गई। समझ में आ रही है बात? तो ये मैन पोर्टेबल भी है, इस बात को ध्यान रखना। तुम्हारे डीआरडीओ में, डीआरडीओ वाले हैंडआउट्स में, डीआरडीओ वाले जो चैप्टर है उसके अंदर इस न्यूज को एड ऑन कर लेना, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट करके, ठीक है। इट यूजेस फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल, जो मैंने समझाया अभी, नाग के अंदर होता है। बाकी हम डीआरडीओ में पढ़ चुके हैं सारी चीजें। हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ द डीआरडीओ? तो कौन है आज के दिन? समीर वी कामत। पहले कौन थे? डीएस कोठारी, ठीक है, 1958 में जब बना था तब, ठीक है। और किसको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं? तो किसको कहा जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम, क्योंकि उन्होंने सारी मिसाइलें बनाई होती हैं। नेक्स्ट है, उत्तराखंड गवर्नमेंट टू स्टडी रिस्क पोज बाय द ग्लेशियर लेक्स ड्यूरिंग मानसून। देखो अब मानसून का सीजन आ चुका है ना, कहीं बाढ़ आएगी, कहीं कुछ होगा, कहीं लैंडस्लाइडिंग होगी, कहीं लेक ब्रस्ट होंगी, कहीं कुछ होगा, तो न्यूज बनती रहेगी। कभी एनडीआरएफ न्यूज में आ जाएगा, नेशनल डिजास्टर रिलीफ जो फोर्स होती है, ठीक है, वो किसी को बचा रही है। कभी कभी तुम सुनोगे कि जो प्रेसिडेंट के पास कॉन्टीजेंसी फंड होता है उससे वो पैसा भी दे रहा है। क्यों? क्योंकि इमरजेंसी आ गई है ना। तो ये सारी न्यूजें चलती रहेंगी अभी 2-3 महीने, बार बार पढ़ेंगे हम, ठीक है। अब समझना हुआ क्या कि उत्तराखंड ने अभी कहा है कि हमारे यहाँ पर जो ग्लेशियर लेक है ना, उनके आउटब्रस्ट होने के बहुत ज्यादा चांस है। अब सबसे पहले ये समझना, व्हाट इज लेक? लेक क्या होती है? देखो मैंने कहा कि कोई नदी बह रही है, ठीक है, और उस नदी के फ्लो करते करते बीच में कोई खाली जगह आ गई और उस नदी का पानी उस खाली जगह में भर गया, फिर नदी का पानी बाहर निकला, नदी आगे कंटिन्यू कर गई। तो ये जो जगह बनी इसे क्या कह दिया? लेक। और ये कैसी लेक हो जाएगी? फ्रेश वाटर। क्यों हो जाएगी फ्रेश वाटर? क्योंकि बार बार नदी का पानी आ रहा है, जा रहा है। जैसे यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ से नदी जा रही थी, बीच में कोई खड्डा आया, पानी पहले उसमें भरा, फिर पानी बाहर आ गया क्योंकि पूरा भर चुका है, फिर नदी आगे फ्लो करना शुरू कर गई। तो ये जो लेक बनी कैसी है? फ्रेश वाटर, पानी हमेशा फ्लो करता रहेगा। जैसे इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? वुलर लेक, जम्मू कश्मीर झेलम पे बनी है, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। तो ऐसे लेक से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो एक लेक तो ऐसे बनती है, एक लेक बनने का एक और तरीका होता है, वो कौन सा होता है? तो देखो एक लेक ऐसे बनती है, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैं लेक की बात करूं तो कितने टाइप की लेक होती है पहले ये समझना, फिर हम इस पूरी न्यूज को पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पहला मैंने कहा
नेचुरल लेक कैसे बनती है वो मैंने समझा दिया, ठीक है। फ्रेश वाटर, फिर है सोल्ट वाटर। सोल्ट वाटर कैसे बनेगी, जैसे मान लो, ठीक है, कोई रीजन है, बारिश हुई, ठीक है, पानी आया, वो पानी इकट्ठा हो के सारा पानी यहाँ इकट्ठा हो गया बीच में। अब ये जो चारों तरफ जमीन है ना, इसके जितने मिनरल्स थे, ये सारे के सारे मिनरल्स इसमें आके इकट्ठा हो गए। अब नदी तो हजारों सालों से बह रही थी, तो नदी अपने साथ सारे मिनरल्स बहा ले गई। और देखो याद रखना, पहले ओशियंस जो थे ना बहुत मीठे थे। नदियों ने जितने सरफेस पे मिनरल्स थे, जितने भी जितना भी कह सकता हूं कि जो मिनरल्स थे ना, वो सारे बहाकर पानी में डाल दिए। तो क्या हुआ, सारा पानी कैसा हो गया, खारा। अब जो नदियां हैं वो हमेशा कैसे फ्लो करती हैं, हजारों सालों से फ्लो कर रही है बहुत सारी। उन नदियों के फ्लो करने से उनके जो रास्ते हैं, उनका सारी जो मिनरल्स हैं वो लेके जा चुकी हैं, तो अब उनका पानी मीठा हो चुका है। अब क्या हुआ, कोई ऐसी जगह होती है जहां पर नदी नहीं है लेकिन पानी इकट्ठा हो जाता है, तो आसपास के रीजन की जो मिनरल्स हैं वो सारे यहां पर इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर जो लेक बनती है, ऐसा जो पानी भरता है, उसे हम क्या कह देते हैं, कौन सी लेक, तो सोल्ट वाटर लेक कह देते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें पानी कैसा होगा, नमकीन होगा, क्योंकि उसके मिनरल्स अभी भी उसमें हैं, समझ गए। तो वो क्या है, सोल्ट वाटर। जैसे तुम्हारे जयपुर की, राजस्थान की कौन सी है, सांबर लेक, वो कैसी है, सोल्ट वाटर की इनलैंड जो लेक है, सबसे बड़ी एक है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। उसके बाद कौन सी बनती है, जैसे मैंने कहा नेचुरल कैसे बनेगी, जो नेचुरली बनी होगी, जैसे नदी की फ्लो करने से, ठीक है। एक होता है ओक्सबो क्या होती है, ओक्सबो लेक वो होती है जो बेसिकली जैसे कुछ ऐसे बनी हो, ठीक है, मतलब एक्स की उसके अंदर या ओ की स्ट्रक्चर में बनी हो, और वो कहां पर बनी हो, बेसिकली आपके जो कोस्टल रीजन है वहां पे, तो उसको ओक्सबो लेक कह देते हैं, ठीक है। फिर मैंने कहा कौन सी, आर्टिफिशियल। देखो आर्टिफिशियल लेक कौन सी होती है, बेसिकली जो डैम्स होते हैं ना, उन्हीं को आर्टिफिशियल लेक कह देते हैं। अरे डैम में यही तो करते हो, पानी बह रहा था नदी का, जबरदस्ती डैम बना दिया, पानी भर गया तो पानी भरा रह गया, बाद में तुम उससे टरबाइन चला रहे हो, बिजली बना रहे हो, बाद की बात है, तो वो भी तो एक लेक ही बन चुकी है ना, कि पानी रुक चुका है उसका, तो वो आर्टिफिशियल लेक इज इक्वल टू डैम्स भी मैं कह सकता हूं। आपसे पूछे सबसे हाईएस्ट आर्टिफिशियल लेक कौन सी हो जाएगी, जिसमें सबसे ज्यादा पानी हो, तो टिहरी डैम। क्यों, क्योंकि टिहरी डैम सबसे ऊंचा डैम है हमारा उत्तराखंड में, भागीरथी रिवर पे, समझ गए ना। तो आर्टिफिशियल लेक इज इक्वल टू डैम्स, ठीक है। अब मैंने कहा लास्ट कौन सी है, क्रेटर लेक। देखो क्रेटर लेक कैसे बनती है, समझना इसको। क्रेटर लेक कुछ ऐसे बनती है, देखो आपको पता है कि जब कभी भी वो बनता है वोल्केनो, है ना, वोल्केनो इरेप्ट होता है, तो मान लो कोई ये माउंटेन बना हुआ है, ठीक है, सिंपल समझ लो। अब मैंने कहा कि यहाँ पर बादल बने और बादलों ने इस पे पानी गिराया, हवाएं चली तेज तेज, सेडिमेंटेशन होगा, सेडिमेंटेशन होके ये कुछ ऐसा बन गया। फिर इसके ऊपर बारिश होती रही है ना, हवाएं चलती रही, इसके अंदर यू शेप बन गई, यू। और जैसे यू शेप बन गई, ठीक है, और जैसे ही इसमें यू शेप बनी, तो मैंने कहा कि इसमें यू शेप बनते ही यहाँ पे बादलों का पानी गिरना शुरू हो गया और ये पानी भर गया, और ये क्या बन गई, लेक। इसको क्या कह देते हैं, क्रेटर लेक। क्या कह देते हैं, क्रेटर लेक। और भारत में सिर्फ एक ही है, कौन सी है, तो याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछ लेता है, लोनार लेक, ठीक है। लोनार लेक महाराष्ट्र में जो है वो एक ओनली ऐसी लेक है जो क्रेटर से बनी है, समझ गए ना, ऐसे खड्डा बन जाना, क्रेटर मतलब खड्डा, ठीक है। तो नेचुरली क्रेटर लेक कौन सी है हमारे पास, लोनार लेक महाराष्ट्र, एक वो होती है कुछ, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। तो ये कुछ हमारे पास क्या है, लेक्स। एक होती है ग्लेशियल लेक, जिसकी न्यूज है। देखो ग्लेशियल लेक क्या होती है, फॉर एग्जांपल समझना कि मान लो कुछ ऐसा होता है, समझना इसको, कि पहाड़ है, ठीक है, यहाँ पे ग्लेशियर पिघल के बर्फ गिरती रहती है। उत्तराखंड वाले रीजन में आपको पता है स्नोफॉल होता रहता है ना, बर्फ वहाँ पे हिमालय है। अब जैसे जैसे यहाँ पे पानी इकट्ठा होता रहा, ठीक है, और यहाँ पर ये पानी किसी वजह से रुक गया। अब मैंने कहा इस पानी के ऊपर बर्फ की वजह से या आइस की गिर गई और ये पूरा क्या हो गया, जम गया, बंद हो गया। अब किसी को नहीं पता कि इस खड्डे में कितना पानी है, किसी को नहीं पता कि ये जो लेक बन चुकी है इस लेक में कितना पानी है, बस बर्फ जिम रही थी। अब क्या हुआ, अचानक से वो बर्फ पिघल गई, अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि वो बर्फ वहां से हट गई, गर्मी ज्यादा पड़ी, ग्लोबल वार्मिंग हुआ, कुछ भी हुआ, अचानक से ये बर्फ हटेगी, सारा पानी इधर जाएगा। और मान लो इस वाली जगह पर लोग रह रहे हैं, गांव बना के बैठे हैं, अपना विलेज बना रखा है, गांव बना रखे, कस्बे बना रखे हैं, पूरी की पूरी लेक आएगी, पूरे गांव को साफ कर देगी और अचानक से लोगों की डेथ हो जाएगी। होता है, जैसे मैंने आपको लगभग 2 महीने पहले हमने पढ़ा था लोनार्क लेक,
है ना। लोनार्क लेक कहाँ पे थी? सिक्किम, जिसमें आउटब्रस्ट हो गया था और बहुत से लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ा। तो आज के टाइम पर क्या हो रहा है, जैसे बारिश का सीजन बढ़ता जा रहा है, हिमालयन वाले रीजन में आपको पता है कि बर्फ तो पड़ती है, तो उत्तराखंड सरकार ने कहा है कि आउटब्रस्ट हो सकता है, तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। समझ गए? तो लेक से रिलेटेड कुछ पॉइंट एटलीस्ट याद रखना। थोड़े से पॉइंट मैं आपको समझा देता हूं। बेसिकली जैसे वेम्बानाड लेक कहाँ पे है? केरल में, ठीक है, जो फेमस लेक है, जो आपसे पूछ लेता है। और वेम्बानाड लेक पे क्या होता है, तो याद रखना, इसी वेम्बानाड लेक के ऊपर बेसिकली क्या है, एक आइलैंड है जिसका नाम है विलिंगटन, और उस विलिंगटन आइलैंड के ऊपर बोट रेस होती है। आपने साउथ की मूवीज में देखा होगा कि वो बोट के ऊपर रेस करते रहते हैं बहुत सारे लोग बैठकर, है ना। वो जो बोट रेस होती है वो कहां पर होती है? विलिंगटन आइलैंड। वो कहां पे है? वेम्बानाड लेक, ठीक है। उसके बाद चिली का कहां पे? उड़ीसा। खारे पानी की, सोल्ट वाटर की सबसे बड़ी लेक कौन सी है? चिली का लेक, ठीक है, पूछ लेगा डायरेक्टली। शिवाजी सागर लेक कहां पे है? महाराष्ट्र। इंदिरा सागर कहां पे है? मध्य प्रदेश। पेंगोंग लेक कहां पे है? लद्दाख, पेंगोंग तसो, ठीक है। पुलिकट कहां पे है? आंध्र प्रदेश। और इसी पुलिकट में क्या होता है, आपने देखा होगा इसरो के जो लॉन्चिंग पैड है वो वहीं तो लगे हैं, लॉन्चिंग पैड दोनों पुलिकट लेक के अंदर। कहां पे है? आंध्र प्रदेश। श्री हरिकोटा आपने पढ़ा होगा डीआरडीओ इसरो में। सरदार सरोवर लेक कहां पे है? गुजरात। नागार्जुन सागर तेलंगाना। लोकटक मणिपुर। देखो लोकटक क्यों एग्जाम में पूछता है, दुनिया का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क, वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहां पे है? मणिपुर। क्या नाम है उसका? काइबुल लामजाऊ। वो जो काइबुल लामजाऊ नेशनल पार्क है वो किसके ऊपर बना है? तो आपकी लोकटक झील पे बना हुआ है, ठीक है, जो दुनिया का तैरता हुआ नेशनल पार्क है। तैरता हुआ मतलब हाथी नहीं तैरते उसमें, मतलब पानी भरा है पूरे में ना, झील के अंदर बना हुआ है बेसिकली। अगला कौन सा? वूलर। वूलर कहां पे? जम्मू कश्मीर। ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी झील है कौन सी? वूलर लेक, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट, सांबर लेक, इट इज द लार्जेस्ट इनलैंड सोल्ट लेक इन इंडिया, राजस्थान, ठीक है। वूलर लेक, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। पुष्कर, पुष्कर में बनी हुई आप जानते हो अजमेर में, जिसको पुष्कर राज भी कहा जाता है, तीर्थ राज भी कहते हैं। वेम्बानाड अभी मैंने बताया, ठीक है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर कौन सी है? वूलर, जम्मू कश्मीर। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल कौन सी है? तो गोविंद वल्लभ पंत सागर, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। हाईएस्ट लेक कौन सी है एल्टीट्यूड में? तो चोलामू कहाँ पे? सिक्किम में है, ठीक है। लार्जेस्ट सैलाइन वाटर या सोल्ट वाटर की कौन सी है? तो चिली का, उड़ीसा। और अगर इनलैंड में पूछे तो सांबर लेक, ठीक है। थोड़े से पॉइंट याद रखना लेक से रिलेट करते हुए। नेक्स्ट है एंटीलोप लाइक मैमल फ्रॉम भूटान रिकॉर्डेड एट लोवेस्ट एलिवेशन इन वेस्टर्न आसाम। देखो ये तुम्हारे सामने एक जानवर है, पूरे एनवायरनमेंट की न्यूज है, समझना। इसको कहते हैं हिमालयन सैरो। हिमालयन सैरो पहली बार देखा गया आसाम वाले रीजन में, ठीक है। ओनली फाउंड इन एशिया, सिर्फ एशिया में मिलता है। इसका साइंटिफिक नाम क्या है? तो याद रखना, कैप्रिकॉर्निस सुमात्रा एंसिस थार, ठीक है। कैप्रिकॉर्निस सुमात्रा एंसिस थार। अब से पूछ ले ये कैसा है, तो हर्बीवोरियस है, यानी कि कार्निवोरियस नहीं है, यानी कि ये सिर्फ मांसाहारी नहीं है, शाकाहारी है बस, ठीक है, हर्बीवोरियस। इसका स्टेटस क्या है? IUCN, तो याद रखना वल्नरेबल, ठीक है। उसके बाद पूछेगा कौन से एक्ट के अंदर इसको डाला गया, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, आप बहुत बार पढ़ चुके हो, उसके शेड्यूल नंबर 1 में इसको डाला हुआ है। 5 शेड्यूल हैं उसके अंदर, ठीक है। शेड्यूल नंबर 1 में हमने इसको डाल रखा है। तो सिंपल सी एनवायरनमेंट की न्यूज है, प्लीज पढ़ लेना इसको, ठीक है। जो पूछ सकता है वो मैंने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट कौन सा है? इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। देखो अभी ये न्यूज थी उसमें, ठीक है। हुआ क्या, मैंने इसकी इमेज नहीं लगाई है। इनोवेशन ऑफ डिफेंस एक्सीलेंस वाज साइंड विद स्पेस पिक्सल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड फॉर मिनिएचर्स सैटेलाइट। देखो अभी क्या हुआ, हमने एक स्कीम चलाई थी, अदिति स्कीम। क्या थी अदिति स्कीम? समझना, एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेशन टेक्नोलॉजीज विद आइडेक्स। हम इंडिया में चाहते हैं कि सारी टेक्नोलॉजीज को इनोवेट किया जाए, इन्वेंट किया जाए। तो हमने क्या किया था, अदिति स्कीम चलाई थी। और अदिति स्कीम का पर्पस था कि हम आत्मनिर्भर भारत बन जाए, ठीक है। उसी के अंडर हमने क्या किया, अभी जो किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है, ठीक है। अभी क्या हुआ, इस अदिति स्कीम ने कुछ नई इन्वेंशन की और उसको किस में यूज किया हमने, डिफेंस के अंदर, ठीक है। तो टेक्नोलॉजिकल एक वर्ड था, तो छोटी सी न्यूज थी, मैंने इसको यहाँ पे ऐसे कवर कर दिया। तो बेसिकली समझाना यही चाहता था, अदिति स्कीम क्या है, कई बार पूछ लेता है, तो याद रखना अदिति स्कीम ये है बेसिकली, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताना अदिति स्कीम कब स्टार्ट की गई थी, ठीक है। ये आपका आज का क्वेश्चन है, ठीक है। और इसी को क्या मिल चुका है, तो प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर द पब्लिक पॉलिसी इन द इनोवेशन कैटेगरी 2021 में इसको अवार्ड भी मिल चुका है, ठीक है। तो सिंपल सा इसको याद रखना। उसके बाद चलते नेक्स्ट, कैन वी टैकल एन एस्टेरॉइड विद ए 14-year वार्निंग टाइम इन 2038। देखो नासा ने एक ऐसा एस्टेरॉइड ढूंढा है जो 2038 में अर्थ से टकराएगा, चांसेस है। अब एक बात समझना,
एस्टेरॉइड क्या होते हैं तो हमने कई बार पढ़ा है, मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉइड पाए जाते हैं। ठीक है, एस्टेरॉइड बेल्ट कहाँ पे होता है? मार्स और जुपिटर। और जब वो एस्टेरॉइड वहां से निकलता है, तो जब निकलता है तो जब अर्थ की तरफ आता है, तो जब वो स्पेस में होता है निकलने के बाद, तो उसे कहते हैं मीटियोराइड। जब वो हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाता है तो कह देते हैं मीटियोर, और जब वो अर्थ के ऊपर टकरा जाता है तो उसे कह देते हैं मीटियोराइट। 3 नाम में प्लीज ध्यान रखना। जब एस्टेरॉइड बेल्ट में होता है तो एस्टेरॉइड होता है, जब वहां से निकल जाता है तो मीटियोरॉइड हो जाता है, जब ये हमारे एनवायरनमेंट में आता है जहां पर ये फ्रिक्शनल फोर्सेस से जलना शुरू हो जाता है ना, हम कहते हैं टूटता हुआ तारा। तारा कुछ नहीं टूटता, तुम कुछ भी मांग लेते हो टूटते हुए तारे से, तारे टूटते नहीं है, तारों की डेथ होती है, ब्लैक होल बनते हैं। लेकिन याद रखना ये क्या होते हैं? एस्टेरॉइड होते हैं बेसिकली। और ये जब हमारे सरफेस में आते हैं, एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं, लेयर्स में पहुंच जाते हैं, तो हम इसे कहते हैं मीटियोर। और जब ये हमारे सरफेस से टकरा जाता है तो हम उसे कहते हैं मीटियोराइट। तो अभी कौन सा है जो हमारे यहाँ पे टकरा सकता है? तो वो 2038 में टकरा सकता है। लेकिन उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो देखो, एक मिशन है, नासा ने एक मिशन लॉन्च किया। क्या नाम था उसका? डार्ट मिशन। व्हाट इज डार्ट? डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट। मतलब क्या करेगा नासा? उस एस्टेरॉइड को अर्थ से टकराने से पहले यहां से कुछ ऐसा मिशन भेजेगा, कुछ ऐसा स्पेसक्राफ्ट भेजेगा जो उस एस्टेरॉइड से टकराएगा और उसको वहीं डिस्ट्रॉय कर देगा। अगर वो गलती से अर्थ के ऊपर टकरा गया तो बहुत नुकसान हो सकता है। पता है ना आपको कि एक बार एस्टेरॉइड टकराए थे जिनके टकराने की वजह से डायनासोर खत्म हो गए थे ना, ऐसा मानते हैं ना। उसके बाद जो छोटे छोटे जीव थे वो बच गए थे। तो हम नहीं चाहते एस्टेरॉइड टकराए। हालांकि याद रखना, अगले नेक्स्ट 1000 ईयर्स तक कोई भी एस्टेरॉइड ऐसा नहीं है जो इतनी दूर से आ रहा हो, इतनी स्पीड से आ रहा हो कि 1000 सालों में टकरा जाए। लेकिन पास से गुजरते हैं ये। जब पास से गुजरते हैं तो हमें सावधान होना पड़ता है, पता चले गलती से इधर आ जाए, कुछ हो जाए तो दिक्कत ना हो। और नासा इसी के अंदर तो एक्सपर्ट है। उसने क्या किया? एक मिशन बनाया डार्ट। ठीक है, क्या नाम है उसका? डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट। जैसे इसने 2022 में किया था एक्सपेरिमेंट। क्या किया था इसने कि एक एस्टेरॉइड था जिसका नाम था डिमोर्फस। इस डिमोर्फस से ये टकराया था 26 सितंबर 2022। ठीक है, इसको कहां से लॉन्च किया गया था? तो इसको फ्रॉम वेंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस कैलिफोर्निया से लॉन्च किया था। बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया, करता क्या है। तो अगर एस्टेरॉइड आता है तो उससे बचने के लिए कौन सा मिशन है नासा का? डार्ट मिशन। बस ऐसे करके याद रखना। ठीक है, हालांकि होगा नहीं होगा वो बाद की बातें हैं। ठीक है, ये उसके बारे में थोड़ा सा बातें लिखी हुई हैं। और थोड़ा सा याद रखना है, एस्टेरॉइड बेल्ट, मीटियोर, मीटियोराइट्स क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं एस्टेरॉइड? तो सिर्फ मार्स एंड जुपिटर के बीच में, उसके अलावा कहीं पर भी नहीं मिलते। और मार्स को क्या कहते हैं? रेड प्लेनेट, क्योंकि वहां की जमीन में, मिट्टी में 10% आयरन ऑक्साइड मिलता है। और आयरन ऑक्साइड का मतलब होता है लोहे में जंग लगना, यानी कि लोहे में रस्टिंग होना। और अगर लोहे में रस्टिंग हुई है तो इसका मतलब है कि बिना पानी के नहीं हो सकती। और बिना पानी के नहीं हो सकती तो हमें पूरा विश्वास है कि मार्स के ऊपर कभी ना कभी भी पानी रहा होगा। इसलिए हम सारे के सारे मिशन मार्स पे भेजते हैं। इसलिए तुम्हारी मूवीज के अंदर एलियन भी मार्स के ही होते हैं सारे, क्योंकि हमें भी लगता है कि लाइफ की पॉसिबिलिटी वहीं पर है। ठीक है, और अभी रिसेंटली कल परसों नासा ने एक टेलीस्कोप ने एक इमेज भी भेजी थी जिसमें बताया था कि मार्स के किसी एक हिस्से के ऊपर आइस जमी हुई है। ठीक है, तो पानी था, अब कहाँ चला गया वही ढूंढना है, और उसके बाद हम उसके ऊपर रहना शुरू कर देंगे। ठीक है, एलोन मस्क स्पेस एक्स का आप मिशन जानते ही हो, जिसके अंदर वहाँ पे कॉलोनीज बनाई जाएंगी। ठीक है, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।